नमस्कार, प्राइमेट 4 आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। प्राइमेट 4 में आज की बड़ी खबरें क्या है, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। अप्रैल में हुई मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है। हाईकोर्ट के आदेश पर इस जांच ने ममता सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। पूरी जांच रिपोर्ट क्या कहती है, आपको ये इस बुलेटिन में बताएंगे। बात दूसरी बड़ी खबर की। अजब मध्य प्रदेश के गजब घोटाले की खबर है। कई लोगों को 30 बार मरा हुआ दिखाया गया। करोड़ों का घोटाला हुआ। इस घोटाले की परत बुलेटिन में आपके सामने खोलेंगे। बात तीसरी खबर की। एक पिता ने जब अपनी बेटी से छेड़छाड़ का विरोध किया तो दबंगों ने उसे पीट कर अधमरा कर दिया। यह स्टोरी कहां की है मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि बस कुछ दिन का इंतजार और है, फिर पाकिस्तान का एक और बंटवारा हो जाएगा। ये कौन सी खबर है सिंध प्रांत को लेकर। और आगे बढ़ते हुए आपको खबर बताते हैं उत्तर प्रदेश के मदरसों की, जहां मदरसों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बड़ा फैसला लिया। यूपी के मदरसों में अंग्रेजी, विज्ञान और गणित को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने फैसला लिया है कि अब दीनी शिक्षा यानी कि इस्लाम की शिक्षा के साथ मॉडर्न एजुकेशन भी जरूरी होगी। यह मदरसों में शिक्षा दी जाएगी। अभी तक मदरसों के संचालक केवल मजहबी शिक्षा पर ही जोर देते थे, लेकिन अब बाकी स्कूलों की तरह मदरसों को भी विज्ञान, गणित और अंग्रेजी जैसे विषयों को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए कमेटी भी बना दी गई। कई जो मदरसे संचालक हैं, अगर मजहबी शिक्षा के अलावा अगर और दूसरे विषयों की बात की जाती है तो आसानी से वो हजम नहीं कर पाते उस चीज को। नहीं, देखिए, मेरा ये कहना है कि ये मदरसा शिक्षा ये हमारे मुस्लिम समाज के विकास के लिए एक बहुत अहम अंग है। तो हम दीनी तालीम जैसे पढ़ाई जा रही है वैसे ही पढ़ाई जाएगी। दीनी तालीम जो मदरसों में चलती है उसमें कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। बेशक बच्चा वो दीनी तालीम हासिल करे, लेकिन उसी मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा वो आधुनिक शिक्षा भी हासिल करे। ये एक जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारी है। योगी सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझती है। करिकुलम में दीनी तालीम एज इट इज रहेगा। उसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश को भी हमने कंपलसरी हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर भी हम कंपलसरी करेंगे। सोशल स्टडीज और जनरल साइंस, जनरल स्टडीज भी हम कंपलसरी करेंगे। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को हम अब कंपलसरी करिकुलम में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। इसके अलावा बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए तमाम जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं वो तमाम चीजें हम मदरसे में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी और एससीईआरटी के कोर्स हम मदरसों में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में डीआरजी के जवानों ने 48 घंटे के अंदर 27 नक्सली ढेर कर दिए। मुठभेड़ अबूझमाड़ के जंगलों में हुई है। बताया जा रहा है कि मारे गए नक्सलियों में 1 करोड़ का नक्सलियों का जनरल सेक्रेटरी नंबाला केशव राज उर्फ बशव राजू भी शामिल है। इसके अलावा नक्सली कमांडर रुपेश के घिरे होने की खबर है। मारे गए नक्सलियों से AK-47 समेत कई आधुनिक हथियार बरामद किए गए। इस एनकाउंटर में खबर है कि एक जवान भी शहीद हुए। सर्च ऑपरेशन चल रहा था जिसमें मुठभेड़ हुई है और 26 से अधिक नक्सली उसमें मारे गए। कुछ बड़े कैडर के भी होने की संभावना है। जवानों के भुजाओं की ताकत पर एक और बड़ी सफलता, एक और बड़ी कामयाबी हमारे पूरे क्षेत्र को लाल आतंक से मुक्त करने के लिए मिली है। मैं हृदय से बधाई देता हूं जवानों को। कुछ दिन पहले आपको हमने बताया था कि कैसे नक्सलियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर पूरे देश में ऑपरेशन चलाया गया और उसका असर यह देखा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर नक्सलियों का खात्मा हो रहा है। कई इलाके नक्सल मुक्त हो चुके हैं। लेकिन आज जो मुठभेड़ हुई, इस मुठभेड़ में नक्सलियों के पोलित ब्यूरो के एक सदस्य को मार गिराया गया है। पोलित ब्यूरो का सदस्य जिसे मारा गया उसका नाम बसव राजू उर्फ केशव बसव राजू था। इस पर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। सिर्फ इनाम से आप अंदाजा लगा लेंगे कि ये कितना खूंखार नक्सली था। नक्सली गणपति के बाद इसने कमान संभाली थी। नवंबर 2018 में बसव राजू ने ही कमान संभाली थी और नक्सल गतिविधियों को आगे बढ़ाता था। इसने बीटेक की पढ़ाई की थी और उसके बाद ये नक्सली अभियानों से जुड़ गया। लिट्टे के कैंप में बम बनाने और एम्बुश की ट्रेनिंग इसने ली थी। आंध्र के श्रीकाकुलम का रहने वाला था बसव राजू, जिसे उसके अंजाम तक पहुंचाया गया। इधर नक्सलवाद पर गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट किया है। नक्सलवाद मिटाने की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि गृह मंत्री इसे बता रहे हैं। सुरक्षा बलों ने खूंखार 27 नक्सली मारे। गृह मंत्री ने इस बात की जानकारी दी। नारायणपुर में ऑपरेशन सफल रहा। बहादुर जवानों और एजेंसीज की गृह मंत्री ने सराहना की। बड़ी खबर अहमदाबाद से है, जहां अहमदाबाद में दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी है। कुछ धार्मिक स्थलों पर आज भी कार्रवाई की जा रही है। सरकारी जमीन पर ट्रस्ट ने निर्माण करवाया था। खुद ही धार्मिक ट्रस्ट के लोग तोड़ रहे हैं।
तस्वीरें आपके सामने। भूमाफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात ही क्यों ना हो। ये तस्वीर आप अहमदाबाद की देख रहे हैं। धार्मिक ट्रस्ट बना लिया गया था अवैध तरीके से, सरकारी जमीन पर बड़े पैमाने पर कब्जा किया गया था और अब इस पर एक्शन लिया जा रहा है। बुलडोजर्स की संख्या देखिए, लेकिन बड़ी बात यह कि ट्रस्ट के लोग अब खुद ही इस जमीन को खाली करवा रहे हैं। अहमदाबाद का मिनी बांग्लादेश कहे जाने वाला चंडोला तालाब इलाका, एक जमाने में चंडोला तालाब इलाके में अगर आप देखते तो पैर रखने की जगह नहीं थी, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ जमीन दोस्त जो है वो पूरा का पूरा अवैध कब्जा जो है वो कर दिया गया है। इस वक्त हम यहाँ पर शाही गरीब नवाज वक्फ कमेटी ट्रस्ट की मस्जिद में मौजूद है। अगर यहाँ आप देखेंगे तो ये वक्फ कमेटी का ट्रस्ट का मस्जिद जो है इस अवैध कब्जे वाली जमीन पर बना दिया गया। ये एक तालाब की जमीन है, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लेक की जमीन है। तो गुजरात सरकार का जो बुलडोजर एक्शन इस चंडोला तालाब इलाके में शुरू हुआ है और दूसरे फेज में आज दूसरे दिन में इस पूरे इलाके को क्लीन कर दिया गया है और ऑपरेशन क्लीन नाम इसे दिया गया है। ऐसे में यहाँ पर खौफ देखिए आप किस तरह से है। इस मस्जिद कमेटी की तरफ से खुद ही यहाँ डिमोलिशन किया गया है। अगर मैं आपको अंदर की तस्वीर भी दिखाऊं तो आप देखिए, यहाँ पर जो एक खिड़की हुआ करती थी वो निकाल दी गई है। अब सभी दरवाजे निकालने के तैयारियां चल रही है। ये देखिए आप, यहाँ पर भी जो दरवाजे मौजूद थे वो सब खिड़की दरवाजे वो सब निकाल दिए गए। हालांकि ये एक खौफ है प्रशासन का कि बुलडोजर चले अवैध कब्जे पर, उसके पहले खुद ही यहाँ पर जो है तोड़फोड़ कमेटी की तरफ से शुरू करवा दी गई है कि प्रशासन अपनी तरफ से कार्रवाई करे। उससे अच्छा है कि ये लोग खुद ही अपनी तरफ से खुद की कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ हितेन मिटलानी, टाइम्स नाउ नवभारत, अहमदाबाद। आगे बढ़ते हुए आपको तस्वीर सूरत की दिखाते हैं और मई के महीने में सूरत में बारिश ने कैसे पूरे शहर की सूरत बिगाड़ दी है, इसकी तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये देखिए, बीती रात तेज बारिश हुई है, उसके बाद कैसे तमाम इलाकों में वाटर लॉकिंग हो गई, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। अमूमन इस तरह की बारिश जुलाई अगस्त के महीने में होती है और फिर उसके बाद ऐसी तस्वीरें सामने आती है जो हम आपको दिखाते हैं। लेकिन मई के महीने में जबरदस्त बारिश हुई है, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। बीती रात से तेज बारिश का दौर जारी है और लगातार कई इलाकों में वाटर लॉगिंग से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने अभी अगले 2 दिन बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, यानी कि अभी ऐसा नहीं है कि पानी निकल जाएगा तो राहत है लोगों के लिए। अभी बारिश और हो सकती है, यानी कि मुश्किलें लोगों के लिए अभी भी बनी हुई है। मैदानी इलाकों में बारिश का हाल आपने देख लिया, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ों में कैसे एक बार फिर से मौसम लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है, इसकी तस्वीर देखिए। अल्मोड़ा में आज दोपहर बाद आंधी तूफान के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। इस दौरान कई जगहों पर ओले भी गिरे हैं। मौसम विभाग ने पहले ही मौसम खराब होने, ओले गिरने की चेतावनी जारी कर दी थी। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम में सावधान रहने की सलाह दी थी। कई जगहों पर पेड़ गिरने की खबर है, तस्वीर आपके सामने। और फिर वही लाइन की जो आपने सूरत में तस्वीर देखी, जो अमूमन आपको जुलाई अगस्त में देखने को मिलती हैं, ये अभी इस वक्त मई में ही तस्वीरें सामने आ रही है। पहाड़ी क्षेत्र अल्मोड़ा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जबरदस्त आंधी, उसके बाद बारिश और ओले गिरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। हालांकि मौसम अच्छा हुआ तो लोगों ने राहत की सांस जरूर ली, लेकिन ये बारिश लोगों की मुश्किलें कहीं गुना बढ़ा रही। उत्तर प्रदेश के झांसी में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने एक एटीएम पर ही कब्जा जमा लिया। इलाके में रात में बिजली कटौती और ऊपर से भीषण गर्मी, ऐसे में लोगों का गुस्सा प्रशासन के खिलाफ कैसे फूट पड़ा, इसकी तस्वीरें देखिए। भीषण गर्मी और पारा 40 के पार, ऐसे में रात में बिजली भी ना आए तो परेशान लोग क्या करें। इसी सवाल से जूझ रहे लोगों ने झांसी में इस एटीएम को ही अपना बसेरा बना लिया। एटीएम में हमेशा बिजली रहती है और एसी भी चलता रहता है, लिहाजा भीषण गर्मी में इस ठंडक का फायदा उठाने के लिए ये परिवार इस एटीएम में ही सो गया। इसलिए लेटे तो हम इधर तो थोड़ी आराम है, थोड़ा लाइट आ रही है, इधर ही तो लेटेंगे, कहाँ जाएंगे। रात को तो हमको लाइट नहीं मिल रही है, ना दिन को मिल रही है। इससे पहले इलाके के नाराज लोगों ने सड़कों पर जाम लगा दिया। लोगों का आरोप है कि लगातार शिकायत के बावजूद बिजली विभाग उनकी शिकायतों को नहीं सुन रहा और अब तो फोन भी नहीं उठते हैं। सड़क पर जाम की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और प्रशासन भी पहुंचा। लोगों को समझा बुझा कर जाम को हटवाया गया। बीकेडी चौराहे के पास में एक पावर हाउस है, जहां पर बिजली कटौती की समस्या को लेकर के स्थानीय लोगों में थोड़ा सा रोष था, जिसको लेकर के लोग थोड़ा सा नाराजगी जता रहे थे और उसकी वजह से ट्रैफिक थोड़ी देर बाधित रहा।
झांसी के लोगों का आरोप है कि बिजली विभाग की वजह से उन्हें इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और इसी वजह से उन्हें पावर हाउस का घेराव करना पड़ा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर रिपोर्ट सामने आई, जिसमें बंगाल की ममता सरकार पर ही गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर बनाई गई जांच समिति ने पाया कि हिंसा के दौरान हिंदुओं के घरों को टारगेट बनाया गया था। इसमें स्थानीय टीएमसी नेताओं की अहम भूमिका थी। 11-12 अप्रैल को नए वक्फ कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुआ था और जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि हमलों का नेतृत्व स्थानीय टीएमसी पार्षद महबूब आलम कर रहे थे। पीड़ितों ने बार बार पुलिस को कॉल की, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा। सत्रह अप्रैल को हाईकोर्ट ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था और उसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग और राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के एक-एक सदस्य शामिल थे। इन लोगों ने जो रिपोर्ट दी उसके मुताबिक जो बड़ा हमला हुआ था वो 11 अप्रैल दोपहर 2:30 बजे हुआ था। उपद्रवियों के साथ टीएमसी पार्षद महबूब आलम शामिल थे। सरकार इस मामले में निष्पक्ष जांच की बात कह रही थी, लेकिन दूसरी तरफ सरकार के ही कुछ लोग इस हिंसा में शामिल थे। महबूब आलम ने उपद्रवियों को भड़काया था, जो जांच रिपोर्ट कहती है। उपद्रवी पहचान छिपाने के लिए मास्क लेकर पहुंचे थे। बेट बोना गांव में 113 घरों को जला दिया गया था और ये घरों पर को जो जलाया गया था वो ज्यादातर नहीं सारे हिंदू घर थे। आगजनी में पहले दुकानों और घरों में लूटपाट की गई। आग लगाने से पहले पानी के कनेक्शन तक काट दिए गए थे। उपद्रवियों ने मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया था। हिंसा में कम से कम 3 लोगों की मौत हुई थी। प्रभावित इलाकों में पुनर्वास पैकेज की जरूरत जांच कमेटी की रिपोर्ट में बताई गई है। हम लोग कहाँ था उस दिन? हम लोग जो 12 तारीख शनिवार था, उस दिन मेरे साथ मेरे वार्ड प्रेसिडेंट सोमर दास था और बूथ प्रेसिडेंट भी था। उस दिन मैंने मेरा वार्ड का एक गांव था, वहां का नाम है कदमतला में था। ये पॉलिटिक्स का शिकार होता है। हम लोग पॉलिटिक्स करता है, बीजेपी और आरएसएस का चक्रांत है। हिंदू समाज को टारगेट करके उनके विरुद्ध हिंसा करने की श्रृंखला मुर्शिदाबाद से लेकर पहलगाम तक साफ दिखाई पड़ रही है। और जिस प्रकार मुर्शिदाबाद हिंसा में फैक्ट फाइंडिंग एसआईटी के द्वारा जो फैक्ट सामने आ रहे हैं, ममता बनर्जी जी की सरकार की हिंदुओं के प्रति निर्ममता और कट्टरवादियों के प्रति अगाध ममता यह दर्शा रहा है। जो दोषी हैं प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से भड़काने में या खुद हिंसा करने में, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरे विचार हैं और मैं सोचता हूं कि कहीं न कहीं वहां की स्थानीय सरकार विफल रही इसे रोकने में। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की बताते हैं। यहां दरअसल मजार को लेकर 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। बताया जा रहा है कि विवाद उस समय हुआ जब हिंदू बस्ती कॉलोनी में मजार बनाए जाने की खबर मिली, तो वहां पर हिंदू संगठन के लोग इकट्ठा हो गए। टकराव की हालात की जानकारी मिलने के बाद एसडीएम के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा। पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे एसडीएम ने मामले को किसी तरह से शांत करवा दिया है और जांच का भरोसा दिया है। ये घटना डायमंड सिटी A to Z कॉलोनी की बताई जा रही है। अरे मैंने बहुत तोड़ी है भाई, बुलवाओ 1 घंटे का अल्टीमेट दे दिया मैंने। आज मैं जैसे ही मुझे जानकारी मिली, एक विश्व हिंदू परिषद और सहयोगी संगठन द्वारा इस पर विरोध किया जा रहा था, मैं मौके पर आया हूं और मैंने 2 दिन का इनसे कहा है कि समय दीजिए, प्रशासन पूरी जांच करे और नियमानुसार जो भी विधिसंगत होगा कार्रवाई। किसी भी व्यक्ति को निजी भूमि पर जहां पर पहले से कोई अस्तित्व नहीं है, अगर कोई नया निर्माण धार्मिक संरचना का करना है तो उसे अनुमति लेंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस के विधायक विजय वडेट्टीवार एक बार फिर से अपने बयान को लेकर विवादों में आ गए। इस बार विजय वडेट्टीवार ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना के एक्शन को लेकर सवाल उठाए। विजय वडेट्टीवार का कहना है कि चीन के ड्रोन गिराने के लिए भारत ने 15 लाख की मिसाइलें खर्च कर दी। इससे पहले विजय पहलगाम हमले को लेकर भी विवादित बयान दे चुके हैं। न सिर्फ विजय वडेट्टीवार बल्कि कांग्रेस के कई दूसरे नेता भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ न कुछ ऐसा जरूर कह रहे हैं जो विवादों में है। ये अगला नंबर कांग्रेस के विधायक विजय वडेट्टीवार का है, वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। चाइना मेड 5000 ड्रोन उन्होंने भेजा, वो चाइना के थे,
उस ड्रोन की कीमत 15,000 है, उसमें कुछ नहीं होता है। उसके लिए हमने 15 लाख का ये दागा गया, वो क्या बोलते उसको, नहीं 15, हमारी मिसाइल की कीमत 15 लाख थी एक ड्रोन गिराने के लिए, वो 15,000 का ड्रोन। इधर कोलकाता में सोमवार को रात में अचानक आसमान में ड्रोन्स घूमते हुए दिखाई दिए। इसके बाद सुरक्षा एजेंसीज में हड़कंप मच गया। सोमवार की रात को 4 ड्रोन्स दिखाई दिए। ड्रोन करीब 45 मिनट तक आसमान में उड़ते रहे। इनमें हेस्टिंग्स, भवानीपुर, रविंद्र सदन, ये वो इलाके हैं जहां पर ड्रोन्स देखे गए। इसके अलावा फोर्ट विलियम के पास भी ड्रोन्स देखे गए। ईस्टर्न कमांड का मुख्यालय फोर्ट विलियम है जहां पर ड्रोन्स देखे गए। पूरा इलाका नो फ्लाइंग और रेड जोन है। महेश ताल की ओर से आए थे ये ड्रोन, जो शुरुआती जानकारी इसमें सामने आई है। ड्रोन्स दिखते ही पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। इधर केंद्रीय एजेंसियां भी इस मामले में जांच शुरू कर चुकी हैं कि आखिर ड्रोन किसके हैं और ये कहां से आए। जासूस ज्योति को लेकर बड़ी खबर है। जासूस ज्योति पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ। राजस्थान बॉर्डर पर ज्योति ने कई वीडियोस बनाए थे। राजस्थान के मुनाबाव में ज्योति ने वीडियोस बनाए थे। प्रतिबंधित इलाके में जानबूझकर वीडियो शूट किए थे ज्योति ने। ये बहुत बड़ी बात सामने आई। ज्योति ने पाकिस्तान की मदद की और इसीलिए अभी वो सुरक्षा एजेंसीज के सवालों का सामना कर रही है। ज्योति के वीडियोस में भारतीय सैन्य ठिकानों का भी जिक्र है। बता दें कि मुनाबाव भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन है। यहां स्थानीय लोगों के अलावा कोई बाहरी नहीं जा सकता, लेकिन ज्योति पिछले साल यहां गई थी। बाकायदा इसने वीडियो बनाया था। सवाल ये कि क्या ये वीडियो पाकिस्तान को मदद करने के लिए बनाया गया था। प्रतिबंधित इलाके तक ज्योति कैसे पहुंची, ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल ज्योति राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर पर गई थी। उसने बाड़मेर से लेकर मुनाबाव तक ट्रेन में सफर किया। वो ये जानती थी कि मुनाबाव एक प्रतिबंधित इलाका है। बाहर के लोगों को वहां जाने की इजाजत नहीं होती। बावजूद इसके प्रशासन के इजाजत के बिना वो वहां चली गई। ज्योति मुनाबाव गई तो वहां पर वीडियो भी शूट किया। ज्योति ने अपने ब्लॉग्स में सैन्य ठिकानों का जिक्र किया है। उसने थार एक्सप्रेस को चलाने की वकालत की। पुलवामा आतंकी हमले के बाद से थार एक्सप्रेस बंद है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलती थी, और इसे चलाने की वकालत भी उन वीडियोस में ज्योति ने की थी।